बारिश का मौसम जो लाता है अपने साथ लोगों के लिए गर्मी से राहत और साथ ही साथ किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट। बारिश की वजह से लोगों को गर्मियों से राहत तो मिलती है, तो साथ ही साथ लोगों को चाय और पकौड़ी खाने का भी एक अलग मज़ा आता है, भुट्टा खाने का एक अलग मज़ा आता है। तो बच्चों को इसलिए इंतज़ार रहता है कि स्कूल की छुट्टियां मिल जाएं तो और पेपर बोट वगैरह चलाने को मिले या फुटबॉल खेलने को मिले। तो दूसरी ओर किसानों को इसलिए इंतज़ार रहता है बारिश के मौसम का, ताकि उसकी जो फसल है वो बहुत ही अच्छी हो सके। परंतु कई बार यही जो बारिश है एक बहुत ही बड़ी समस्या बनकर उभरता है, एक ऐसी समस्या जिसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें या कल्पना भी करें तो हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाए। आज हमारे देश का पूर्व उत्तर राज्य असम बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। वो असम जो अपने चाय के बागानों से लेकर नेचुरल ब्यूटी से लेकर काजीरंगा नेशनल पार्क और वन हॉर्न राइनोसरस के लिए फेमस है, वो असम आज बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रहा है। आज असम में बाढ़ की वजह से करीब करीब 50 लाख लोगों को अफेक्ट किया है। कहा जाता है कि असम का जो 40% एरिया है फ्लड प्रोन एरिया में आता है। तो साथ ही साथ 200 लोगों की मारे जाने की खबर आई है। इतना ही नहीं, करीब करीब 1.15 लाख हेक्टेयर के जो लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो गए, वो सारे जो क्रॉप्स वगैरह पूरे तरीके से नष्ट हो गए हैं। तो साथ ही साथ 350 रोड, 16 ब्रिजेस, इन सब में भी डैमेज हुआ है। और अगर मैं जानवरों की बात करूं तो 5000 जानवरों को अफेक्ट किया है इस बार का ये बाढ़। असम में बाढ़ आना कोई नई बात नहीं है, हर साल असम में बाढ़ आता है। इसकी पिछली बार भी बाढ़ आया था सन 2020 में। 2020 में जब बाढ़ आया था तो करीब करीब 70 लाख लोगों को अफेक्ट किया था। 1.28 लाख के जो हेक्टेयर की जो लैंड है उसको अफेक्ट किया था। 113 लोगों की मारे जाने की खबर है। 116 जानवर जो है उनके मारे जाने की भी खबर आई थी पिछले साल। करीब करीब 150 जानवरों को अफेक्ट किया था इस फ्लड ने। तो देखिए, असम में जो फ्लड जो आती है हर साल आती है, परंतु पहले जब ये फ्लड्स आती थी एक नेचुरल फिनोमेना थी, परंतु अब जो ये फ्लड्स आती है वो एक नेचुरल डिजास्टर बनकर आ रही है। असम में फ्लड्स की जो सिलसिला है ये कई समय से चल रहा है, लेकिन सन 1950 में एक भूकंप के बाद से जो टेक्टोनिक प्लेट्स में एक हलचल मच गई थी, और उस हलचल के बाद से असम में जो बाढ़ वगैरह की जो संख्या है वो और बढ़ गई है। असम में बाढ़ आने का जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी हमेशा से एक अग्रेसिव नदी रही है। ब्रह्मपुत्र नदी अगर आप मैप को देखिएगा तो वो तिब्बत से आती है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है इंडिया में, असम में आती है और उसके बाद वो बांग्लादेश से बाहर निकल जाती है इंडिया से। अरुणाचल प्रदेश तिब्बत में तो कुछ नहीं होता क्योंकि वो जो है पहाड़ी इलाका है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक बहुत ही ऊंचे हाइट से आती है और असम में आ जाती है, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी का वो एक असर दिखता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है वो अपने साथ लाती है कई सारे न्यूट्रिएंट, मिक्सचर ऑफ सॉइल, सेडिमेंट्स वगैरह, जो कि आसपास के लैंड्स में जाता है तो बहुत ही फर्टाइल होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का ओवरफ्लो करने का जो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा कारण है वो है ग्लेशियर्स का मेल्ट होना। गर्मियों के मौसम में ग्लेशियर्स मेल्ट होता है और इसके कारण ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत सारा पानी तो पहले ही रहता है। तो दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों में भारी बारिश होता है, और इसकी वजह से जो ब्रह्मपुत्र नदी की जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें जो पानी की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। पानी की संख्या बढ़ने की वजह से जाहिर सी बात है ब्रह्मपुत्र नदी में भी पानी की जो संख्या है वो तो बढ़ेगी ही, और इसकी वजह से काफ़ी ज़ोर से बाढ़ आती है। पहले जब बाढ़ आता था तो काजीरंगा नेशनल पार्क में जो एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती थी। जब भी पानी जो भर जाता था पार्क में तो वो लोग एक हाइट पे चल जाते थे और एक हाइट पे रहते थे। जब वो बाढ़ का जो पानी है वो कम हो जाता था फिर वो लोग वापस से अपने नॉर्मल एरियाज़ में आ जाते थे। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से वो जो बाढ़ का जो पानी है वो उस हाई ऑल्टीट्यूड पे भी आ जाता है जहाँ पर जानवर अपने आप को पहले सेफ फील करते थे, और इसकी वजह से आजकल कई सारे जानवरों को भी अफेक्ट करने लग गई है बाढ़ की पानी। अगर मैं आंकड़ों में जाऊं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ की जो एंडेंजर्ड स्पीशी है वन हॉर्न राइनोसरस, वो तो इसलिए ज़्यादातर मर जाते हैं क्योंकि फ्लड के कारण, ना कि पोचर्स की वजह से। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आसाम का जो हाल है कितना ख़राब है। दूसरा जो कारण है वो ये है आसाम में बाढ़ आने का कि डैम्स वगैरह का बिल्ड करना, डिफॉरेस्टेशन होना, और साथ ही साथ ह्यूमन पॉपुलेशन का एकदम ही कंट्रोल ना होना।
हम लोग देख रहे हैं कि कैसे दिन प्रतिदिन हमारी देश की भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, असम में भी पॉपुलेशन वगैरह जो है वो भी बढ़ रही है। जो फ्लड प्रोन एरियाज़ है असम के, वहाँ पर लोग बहुत सारे रह रहे हैं। डैम्स वगैरह को बिल्ड किया जा रहा है ताकि रिवर का जो फ्लो है उसको रोक सके, लेकिन इन सब की वजह से फ्लड्स वगैरह की जो संख्या और बढ़ रही है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने को पड़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत ही बड़ा मेजर कारण है, क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा कारण है इस फ्लड्स का। ये तो हो गई असम की अभी की हालचाल, परंतु आप में से कितने लोगों ने हमारे न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि किसी ने असम के बाढ़ के बारे में बात करी है। आज हमारे देश का एक हिस्सा इतने ख़राब दौर से गुज़र रहा है। कितने क्रिकेटर्स ने ट्वीट किया या फिर कितनों ने डोनेट किया पैसा, कितने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ ने सामने से आकर ट्वीट या डोनेट किया। हाँ, आमिर खान, करण जौहर ने डोनेशन तो किया, पर बाकियों का क्या? जो लोग हर समय आते हैं और ये कहते हैं कि यार लेट्स सेव एनिमल्स, लेट्स केयर फॉर द एनवायरनमेंट, और बाकी के जो ये लोग अलाना फलाना जो ज्ञान बांटते हैं, वो लोग कहाँ पर हैं? आपको न्यूज़ में दिखेगा कि देश के फाइनेंशियल कैपिटल में अगर बारिश होती है तो वो एक प्राइम टाइम हेडलाइन बन जाती है, परंतु असम में जो बाढ़ आई है उसके ऊपर सिर्फ 30 सेकंड का कवरेज। क्यों? नहीं पता। आज हमारा देश सपने देख रहा है कि हम लोग एक सुपर पावर बनेंगे, वर्ल्ड का एक बड़ा सुपर पावर, आत्मनिर्भर भारत के सपने देख रहे हैं, लेकिन एक तरफ हमारे देश के एक राज्य में इतनी बड़ी आपदा आ गई है, परंतु इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं है। अब बात आती है कि क्या सॉल्यूशंस है इस बाढ़ से जूझने का। इस फ्लड्स को सॉल्व करने का जो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है अफॉरेस्टेशन। जितने ज़्यादा ट्रीज़ हम लोग प्लांट करेंगे उतना बढ़िया होगा, और हम लोगों को क्लाइमेट चेंज का जो ये मुद्दा है वो सीरियसली लेना बेहद ज़रूरी है। हमारे दुनिया के जो लीडर्स हैं वो लोग ऐसे तो कहते हैं कि वी आर कंसर्न अबाउट द क्लाइमेट चेंज, परंतु रियलिटी में वो लोग कितना करते हैं ये हम सबको पता है। क्लाइमेट चेंज धीरे धीरे सीरियस बन रहा है और हम लोगों को इसकी तरफ ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। तो दूसरी तरफ असम की सरकार को डिज़ास्टर को कैसे मैनेज करना है इसके ऊपर भी काम करने की बेहद ज़रूरत है। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में हर साल बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं। पहले अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो पहले बहुत सारी जानें चल जाती थी, बहुत सारा पैसा खर्चा होता था वहाँ पे वापस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रीबिल्ड करने में, वो जो डैमेज वगैरह को रिकवर करने में, कंपनसेशंस वगैरह में। परंतु अब जब साइक्लोन आता है, हाँ डैमेज वगैरह होता है, लेकिन जो लोगों के जो लाइफ्स जो चले जाते हैं वो अब बहुत ही कम हो गई वो संख्या। साइक्लोन आता है उससे पहले ही वेदर डिपार्टमेंट जो अलर्ट वगैरह जारी कर देता है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है बहुत ही ज़ोरों शोरों से काम पर लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ कार्य आसाम के लिए भी करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि फ्लड जो है हर साल आता है। ये एक नेचुरल फिनोमिना नहीं, अब एक नेचुरल डिज़ास्टर बन गया है। इसको टैकल करना बेहद ज़रूरत है। अगर मैं आसाम के फ़िलहाल की हालचाल की बात करूं तो देखिए हालचाल जो है काफ़ी हद तक सुधर रहे हैं, सामान्य हो रहे हैं वहाँ के हालात। एनडीआरएफ की टीम बहुत ही ज़ोरों शोरों से काम में लगी हुई है, तो साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इनके साथ ही साथ स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है, उनके साथ साथ इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, सब के सब बड़े ही ज़ोरों शोरों से काम पर लगे हुए हैं। और इन सब को मेरा हृदय से धन्यवाद है और सलाम है इनके जज्बा को, और साथ ही साथ उन सारे वॉलंटियर्स को जो रिलीफ कैंप्स में लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन सारे डॉक्टर्स को जो रिलीफ कैंप्स में सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आज आप लोगों की वजह से कई लाखों लोगों की जानें जो है बच रही है। और मेरे जितने भी दर्शक हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सब से अपील करूंगा कि अगर आप लोग डोनेशंस कर सकते हैं तो प्लीज़ जाकर सीएम रिलीफ फंड में आप डोनेट करिए अपना पैसा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप अपने मॉनेटरी कंट्रीब्यूशंस करिए ताकि असम जो है वापस से सामान्य हालातों पर आए और वो भी बड़ी ही तेज़ी से तरक्की करे, क्योंकि जोग्राफिकली देखा जाए तो असम वो राज्य है जो कि बाकी के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को है कनेक्ट करता है। असम एक तरीके से एक सप्लाई चेन है बाकी के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उनके लिए, और हम सब को हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो भाई बहन हैं उन सब के साथ खड़े होने की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि देखिए बात बहुत साफ़ है, असम भी हमारे देश का ही एक पार्ट है। जब हम लोग वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पे पिक्चर्स खिंचा सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम के लिए, हमारे सोशल मीडिया के लिए, तो वहाँ के लोगों के समस्या के लिए भी क्यों ना खड़े हो सकते हैं।
अगर आप लोग मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मेरे इस मैसेज को, मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा आगे, ताकि लोगों को पता चले आसाम के हालचाल के बारे में और वो लोग कंट्रीब्यूट कर सके। इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हो और आपकी क्या राय है आसाम के ऊपर। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मिलता हूँ मैं आप सभी के संग एक अगली वीडियो में। टिल देन इट्स मी शेर साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।